Good morning, everyone. First of all, I would like to thank Sir and Priya ma'am for giving me an opportunity to interact with all of you. So, जैसा आप लोगों को पता है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी में, and I secured AIR 174. So, I am getting IRS Indian Revenue Services. So, everybody asked कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा. तो मैं जो 2 लाइन बोलती थी खुद को भी, मैं वही आप सबको भी शेयर करना चाहूँगी कि जब भी असफलता होती है वो असफलता बस आपकी होती है, अकेले की होती है, पर जब वो सफलता बनती है तो वो सफलता सबकी होती है, आपके शहर की, आपके परिवार की, आपके दोस्तों की. तो इस असफलता से सफलता का सफर ये हमें कैसे तय करना है. तो जैसे अक्षय सर और बाकी सर ने भी बताया कि उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि धैर्य कैसे रखें, आप इस पेशेंस कैसे रखें, आपके रिसोर्सेज कितने सही हों, मिनिमम रिसोर्सेज में आप कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करके समझ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि 100 डे स्ट्रैटेजी या 15 डे स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1 डे स्ट्रैटेजी. एक दिन आप कैसा करते हैं, उस दिन के टारगेट आप पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर एक दिन से क्यूमुलेटिव होती है आपकी पूरी जर्नी. तो फोकस कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो. there, but the student who could not afford these kind of resources. So what they have to do, because as in preparing for from here itself, we have limited resources, limited reach. So how we can manage and compete with these or that kind of environment? कहते हैं कि दिल्ली ही इसका गढ़ है, यूपीएससी का गढ़, तो वहीं जाइए. एंड मैं बिकॉज जैसा आपने कहा कि मैं अफोर्ड कर पाएगी थी, तो मैंने 10 महीने वहाँ बिताए भी और उसके बाद मैंने उज्जैन से प्रिपेयर करा. तो आई वुड से कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैंने मेरे ही साथ वालों को देखा है जिन्होंने विदाउट कोचिंग घर पे बैठ के यूपीएससी निकाला, एंड हर साल निकाल रहे हैं और बहुत सारे निकाल रहे हैं. तो उसके लिए जैसे आपने पूछा क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट आई वुड से कि कुछ मतलब मैंने भी करा था, तो कुछ आप टॉपर्स आपकी जर्नी से रिलेट करके पिक कर लीजिए. हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं है. आप देख लीजिए कि आपके बैकग्राउंड को कौन सूट कर रहा है. बैकग्राउंड इन द सेंस जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सोच रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से किसने निकाला है पहले, या उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आपसे मैच कर रहा है क्या, इंजीनियरिंग है कि कॉमर्स है, ऐसी चीज़ें. तो वो 2-3 टॉपर्स को पिक करके आजकल सब टॉपर्स या तो अपने पूरे रिसोर्सेज अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे डाल देते हैं. और मैं बोल रही हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उनसे पिक एंड चूज करो कि आपको क्या सही लग रहा है और फिर उसको फॉलो करो, बिकॉज सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. यूपीएससी की पढ़ाई ये मिथ है कि महंगी पढ़ाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑल बुक्स आपको फ्रीली अवेलेबल है, मैंने खुद ने यूज करे हैं सारे रिसोर्सेज. तो ये तो मिथ है कि राजेंद्र नगर जाके ही पढ़ाई होगी. हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन का माहौल देखना चाहते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं मना भी नहीं करूंगी, बट मैं ये नहीं बोलूंगी इट इज मस्ट फॉर द एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं. और अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने साथ की उज्जैन की लड़की है श्वेता तोमर, मेरी फ्रेंड है, वो अपीयर करी थी इस बार इंटरव्यू के लिए. उसने विक्रम यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करी है और वो उस इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई, बाकी शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. उसने सेल्फ स्टडी रहकर ही पूरा यूट्यूब से और टेलीग्राम का यूज करके ही पढ़ाई करी. तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं. यूपीएससी का छोड़ के इन जनरल बता देती हूँ. What I did was कि कॉलेज में मैं बहुत एक्टिव थी इन चीज़ों में. मतलब मैंने अपना बीटेक करा एनआईटी भोपाल से. तो एनआईटी भोपाल में जब भी कोई फेस्ट वगैरह होते थे, तो ऐसा नहीं क्या पढ़ाई में रह जाओ, ये चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए. तो हर चीज़ का मेरे दिमाग में था 11th-12th से. बट मैंने बोला नहीं, पहले मैं 2-3 साल इंजीनियरिंग को अच्छे से दूंगी, वहाँ पे भी एक प्लेसमेंट सिक्योर करूंगी और फिर मैं यूपीएससी की तरफ टर्न करूंगी. तो मैंने जो भी आप कॉलेज हो, जो भी उज्जैन की इवेंट्स हो, आई वुड सजेस्ट 1 या 2 सोशल इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, ताकि आप लोग का वो स्टेज फियर छूटेगा. और फिर ऐसे आप चाहते हैं तो वो तो बहुत सारी टेक्निक्स है कि मिरर के सामने आप रोज बोलिए 5 मिनट पॉजिटिव चीजें बोलिए अपने लिए, वो सब वर्क करता ही है. बट प्रैक्टिकल गाइडेंस ये होती है कि कोशिश करो मौका मिले लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात बोलने का और स्टेज फियर तोड़ने का, तो वो स्टेज पर आकर हो सकते हैं, मैं ये कहूँगी. और इवन आप लोग पीयर ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं. एक अच्छा पीयर ग्रुप होता है तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग को फाइट करने में हेल्प करता है. ये बोला जाता है, मुझे भी बोला गया था, बट मेरा प्री ही क्लियर नहीं हो पाया था. 0.66 मार्क्स से मैंने फेल कर दिया था प्रीलिम्स.
मुझे भी अपना टाइम लगा, मुझे 15 दिन लगे खुद को संभालने में, क्योंकि वो मेरी लाइफ का भी पहला फेलियर था। इससे पहले ऐसे ही होता है ना, हम एग्जाम देते हैं और क्लियर हो जाता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके फेल करना वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जो कुछ आप लोगों ने करा होगा एंड होप कोई ना करे तो और अच्छा है। तो उसको कोप अप करने के लिए मैंने 2 चीज करी थी। पहली चीज बहुत प्रैक्टिकल होकर ये सोचना कि सच में क्या वो बेस्ट था हमारा जो हमने दे दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि नहीं अभी भी स्कोप बाकी है। तो मुझे जवाब मिला कि नहीं अभी भी स्कोप बाकी है, बिकॉज मैं एग्जाम अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाई। जैसे आपने बोला सेकंड आंसर भी इसी से लिंक है कि प्रिपेयर तो अच्छे से कर लिया था, बट मैं एंजाइटी में हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ मुझे गलती मिल गई, अब कहाँ इम्प्रूव करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं इसलिए श्योर थी कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है मेरी प्रिपरेशन को लेके, और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम के दौरान। इस चीज को मैंने अश्योर करा। तो एक तो ये चीज हो गई जो असफलता की आपने बात करी कि कैसे कोप अप करना है, और दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स और फैमिली। कुछ आपको पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरे मम्मी पापा और कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे नहीं रोका। उन्होंने कहा जब तक आपका मन है पढ़ो। तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव लोग अगर आपके पास हो तो प्लीज उन्हें रखिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए। एक कमरे में पढ़ाई होती है ऐसा मिथ है। सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है पर थोड़ी, मतलब आई वुड नॉट से कि आप दिन भर सोशल मीडिया पे लगे रहें, पर कुछ एक अच्छे दोस्त अच्छा समय ये जरूरी है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और रही बात एग्जाम के दौरान एंजाइटी की, तो आई वुड से उस समय ना सबसे ज्यादा आपको खुद को जो बोलते हैं मोटिवेट रखना पड़ेगा कि अगर मेरे लिए टफ है ये एग्जाम तो सबके लिए टफ है, और अगर मैंने 100% दिया है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस 2 घंटे 3 घंटे आपको पूरा दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट और मैं अपना बेस्ट देकर आऊंगी। तो वो चीजें हेल्प करती हैं। Last two attempt, I found the CSET is most challenging. So in my last two attempt, I found that day by day they are reducing the portion of reasoning, and on the second hand, the comprehension is very time consuming, and the maths is I don't know what. So ma'am, how to deal with this? मुझे सीसैट वैसे दिक्कत नहीं दिया कभी, तो मैं मतलब वैसे राइट पर्सन नहीं हो सकती, पर जितने मेरे को मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस पता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली ट्रू है ये चीज। तो वो लोग क्या करते थे कि फर्स्ट थिंग ये हटाना पड़ेगा कि सीसैट बस एक क्वालिफाइंग पेपर है, हमें प्रिपेयर नहीं करना है इसके लिए। तो ये मिथ तो हटा दो, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। मैंने खुद ने पढ़ा था, मैथ्स ऑप्शनल था मेरा, तो फिर भी मैंने सीसैट का प्रैक्टिस किया था। तो आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते। फिर आप प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो इस ईयर का तो देखो पेपर एक्चुअली बहुत अनसर्टन और डाइसी था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि ये सीसैट इजी था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करने वाले कर रहे हैं क्लियर, वो सच है। तो अब हम कैसे क्लियर करें? तो पहली चीज है कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वांट के, रीजनिंग के, इनको आपको ब्रश अप करना है। मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, DILR के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमको पता है, पर उनको हमें इतना ब्रश अप करना है कि उसका कोई क्वेश्चन आए तो हम फास्ट करें। और इसको आप लिंक कर सकते हैं आपकी बाकी एग्जाम से भी, SSC CGL वगैरह हुआ जिसके लिए भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों को वैसे भी प्रैक्टिस करना होता है। तो आप उसको चैलेंज लो कि मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर करूंगी कि दोनों एग्जाम्स मेरे निकल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी चैलेंज लेते हैं, तो उस तरीके से आप कोशिश करते हैं कि SSC CGL का CSAT में यूज करें, ऐसे भी कुछ लोग कर सकते हैं। और तीसरा मैं कहूँगी कि पास्ट ईयर्स पेपर्स, 2020 से पैटर्न बहुत चेंज हुआ है UPSC में, तो पास्ट ईयर्स पेपर को बहुत अच्छे से करना है। उसके सॉल्यूशंस भी नेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स की बुक्स भी हैं, आपको यहाँ पे टीचर्स गाइड कर देंगे। तो वो पास्ट ईयर्स पेपर को लेकर ही प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करी। इनिशियली आप दिल्ली में थे, तो किस तरीके से उज्जैन में रह के आपने जो UPSC वाला एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करके रखा, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरीके से डील करा? और हम सेकेंडली जैसे कि होता है कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तक तो हम एंथुसियास्टिक होते हैं कि ठीक है कुछ बैकअप प्लान नहीं करते, लेकिन उसके बाद लगने लगता है कि कुछ प्लान भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप किस तरीके से फोकस लेना चाहिए दौर में? तो फिर आई थॉट फर्स्टली तो मेरा एक अटेम्प्ट उसी में था कि मुझे इम्प्रूव क्या करना है। तो एक और साल जब मैं दिल्ली से आई तो मैंने यही सोचा कि अभी मेरा प्री नहीं निकला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे प्री को कैसे इम्प्रूव करना है। एंड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। फॉरेस्ट ऐप करके आती है, मतलब या तो बहुत लोगों ने सुना हो, नहीं तो मुझे बहुत हेल्प करी थी। वो ऐसे काम करती है कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी द नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज एट प्लांट्स। तो मैं अगर 12 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग वो ट्रीज प्लांट करेंगे। तो उससे क्या रहता है कि उतने पीरियड के लिए फोन लॉक हो जाता है आपका। यू कैन नॉट एक्सेस एनी सोशल मीडिया दैट टाइम, ओनली फोन कॉल्स एक्सेस कर सकते हो आप। तो मैं उसको टाइमर को चलाकर कि ट्रीज उग रहे हैं, और जब तक मैं पढ़ाई करती थी तो एक मोटिवेशन रहता है कि डेली आपको वो ट्रीज दिखते हैं एंड यू गेट योर फॉरेस्ट डेवलप। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आज ही बोला कि
वो जब आपको रोज कंसिस्टेंटली दिखती है आपकी प्रोग्रेस, तो वो मोटिवेट करता है आपको कि नेक्स्ट दिन फिर से पढ़ना है। और रही बात एक्सटर्नल मोटिवेशन की, तो वो बहुत कम काम करता है। सेल्फ मोटिवेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रोज खुद को मोटिवेट करती थी ये बोल के कि क्यों मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, पहली चीज़। और सेकंड, क्या मैं प्लान बी से सेटिस्फाई हो पाऊंगी कभी भी लाइफ में। मतलब मैं खुद को यही याद दिलाती थी कि चल जाएगा कि यूपीएससी नहीं निकले तो आंसर आता था नहीं, चल तो नहीं पाएगा। तो फिर आपको अपने आप मोटिवेशन आता है कि नहीं, अगर यही सोचा है तो फिर यही करना है। एंड रही बात प्लान बी की, तो प्रैक्टिकली सही बात है। मैंने खुद ने सोचा था कि 2 से 3 सीरियस अटेम्प्ट किसी भी एग्जाम में बहुत होते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। लोग 5th अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट बिना प्लान बी के करना, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, मैं ये कहूँगी। और हम लोग आते हैं, बहुत लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस भी रहते हैं, तो घर को भी सपोर्ट करना होता है। उनकी फैमिलीज भी चाहती हैं कि अब बच्चा कुछ कमाए, या वो खुद भी चाहते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो। तो मैं कहूँगी कि 2-3 सीरियस अटेम्प्ट दीजिए और उसके बाद एग्जाम मत छोड़िए, बट साथ में जॉब ले लीजिए। मतलब मेरा खुद का ये प्लान था कि अगर मेरा ये वाला अटेम्प्ट नहीं निकलता तो मैं ईपीएफओ, आरपीआई या जो भी दूसरे एग्जाम से मैं देती और फिर साथ में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करती। तो दैट इज नॉट रॉन्ग कि आपके पास प्लान बी हो, बहुत अच्छी बात है। वो कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आपके पास प्लान बी होता है तो होना चाहिए। बट विद ईच रीडिंग आप हाईलाइट भी करते हो। जैसे आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं बुक में से नोट्स बनाऊं, मैं बुक में हाईलाइट करना पसंद करती थी। तो फर्स्ट रीडिंग कर ली जब कुछ हाईलाइट नहीं करा, जस्ट टू रीड इट। जब आप सेकंड रीडिंग करते हो हाईलाइट विद अ पेंसिल, थर्ड रीडिंग करते हो तो हाईलाइटर यूज करो। ऐसे कर करके आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं कि जब आप बुक वापस से रिवाइज करोगे। दैट वाज माय 17th-18th रीडिंग थी जब मेरी लक्ष्मीकांत की। तो मुझे पता था कि वो मैं 2 दिन में कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ भूलती हूँ, सिर्फ मुझे वही रिवाइज करना है। तो उन्हीं पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। और रही बात, कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बनाते हैं कि यू कैन टेक रनिंग नोट्स। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, एक पेज पे समरी बना लो एक चैप्टर की, और एंड में से वो समरी रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। तो दे कैन बी मल्टीपल रिसोर्सेज। बट जो एग्जाम है उसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डाइवर्सिफाइड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो फिर वो तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि या तो स्टिक टू वन नोट्स या तो मल्टीपल सोर्सेज एक्सप्लोर करते जाए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। तो उसमें फिर कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं सुने भी नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा। बहुत मिथ बनाया जाता है कि यहाँ से भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो। तो मैं बोलूँगी नहीं, यूपीएससी स्टिल फोकसेस ऑन स्टैटिक और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी। आप उस जो भी पढ़ रहे हो उसको समझ कितना रहे हो, यही आज भी यूपीएससी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने लास्ट 10 साल के पेपर्स को देख के भी मेरा तो यही एनालिसिस है कि बेटर फोकस ऑन योर स्टैटिक पोर्शन और उसको कितने अच्छे से आप एनालाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके लिए मल्टीपल सोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा उसको कितने अच्छे से पढ़ा और अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए आप पीवाईक्यूज पे जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए तो होता है, आज भी वो चीज़ वैलिड है कि मिनिमम रिसोर्सेज रखो। जो बुक सोच लिए उसी को मल्टीपल बार पढ़ो और साथ में क्लब करो पीवाईक्यूज से कि कैसी थीम्स पूछ रहा है यूपीएससी। इन 2 के बाद मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। हर बार नया मार्केट में कुछ आएगा, कितनी चीज़ के लिए भागेंगे हम। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं एक मटेरियल फॉलो करती थी, तो मैंने 3 साल वही मटेरियल फॉलो करा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज एक बुक में से एक क्वेश्चन आ गया तो क्या भरोसा अगले साल कौन सी वेबसाइट से आ जाएगा। तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है, अंडर द सन आप सब पढ़ते रहोगे। वो लॉजिक नहीं होता। लॉजिक होता है कि आप एक ही नॉलेज को अप्लाई कितनी तरीके से कर पा रहे हो। पॉलिटी की नॉलेज को इकोनॉमी में कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, इकोनॉमी की नॉलेज को हिस्ट्री में कैसे यूज कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहते हैं स्मार्ट स्टडीज करो। अभी का जो पेपर देखा तो अब ऐसा लगा कि इट वाज कंप्लीटली शॉकिंग कि अब स्मार्ट स्टडीज जैसे कौन सी चीज़ें लाइक प्रीवियस ईयर्स के जो भी पीवाईक्यूज हुआ करते थे मैम, उनको देखते थे तो वहाँ लगता था कि हाँ स्टैटिक पोर्शन लाइक लक्ष्मी पॉलिटी अच्छे से पढ़नी। और मैम अभी लास्ट वाला अटेम्प्ट देखा तो लक्ष्मी का पॉलिटी का पोर्शन बहुत कम था। तो अब स्मार्ट स्टडी जैसी चीज़ कैसे करें कुछ, मतलब इस बार तो मैम कम्प्लीटली शॉक था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैम लाइक दे आस्क्ड अबाउट केरला एमएलए सीट्स एंड एमपीज। सो हाउ अब स्मार्ट स्टडी जैसी चीज़ से मैम थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत ज़्यादा ट्रेंड से अलग था और ऐसा नहीं कि बाकी सारा नॉलेज इसमें काम आ रहा था। लोग बोल भी रहे हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक्स ही एलिमिनेट हो गई है इस ईयर, यही सुनने में आ रहा है एंड दैट इज ट्रू। पर मैं बोलूँगी इस पे कमेंट करना मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि जो यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज करा है उसको एक्चुअली बाकी लोग या टीचर्स भी एनालाइज करें
ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स का ये रिएक्शन था जो खुद IAS IPS हैं अभी, या जिन्होंने क्लियर करा फिर से अटेम्प्ट दिया था इम्प्रूवमेंट के लिए, वो खुद बोल रहे हैं पता नहीं हमारा भी क्लियर होगा कि नहीं। तो दैट इज ट्रू, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है। बट मैं हमेशा ये बात बोलती थी जब मैं खुद भी अटेम्प्ट दे रही कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, आपके हाथ में क्या है आप उस पर ध्यान दो। अब जो नहीं हाथ में उस पर हम कितनी भी डिबेट कर रहे हैं कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी आपके हाथ में कि ऑनेस्ट एफर्ट 100% एफर्ट देके प्राइम सोर्सेज जो स्टैटिक सोर्सेज है उनको पढ़ना, उनको समझना और प्रैक्टिस करना भी है। उसके अलावा आज पैटर्न चेंज हो गया, कल कुछ और आ जाएगा, तो ऐसे तो कोई पैटर्न ही नहीं बचेगा एग्जाम का। तो अभी तक जो बच्चे क्लियर, मतलब इसमें से भी सच है कि इस बार भी 10,000 बच्चे क्लियर करेंगे। अब वो कैसे भी हमें क्लियर तो करेंगे। तो जब वो हो रहा है प्रोसेस, हर साल रिजल्ट भी आएगा, हर साल बच्चे क्लियर भी करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी अपने 3 अटेम्प्ट्स में यही करा। स्मार्ट स्टडी जैसा कोई वर्ड नहीं हो, मतलब मैं नहीं मानती। स्मार्ट स्टडी इज कि सिर्फ हार्डवर्क करके किसी को कॉपी करने की बजाय खुद का दिमाग अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। दैट इज स्मार्ट स्टडी फॉर मी, दैट नथिंग एल्स। तो वही मैं आपको भी एडवाइस कर सकती हूँ मेरे लिमिटेड नॉलेज से कि आप भी वही करिए। बाकी इस ईयर का पैटर्न पर्टिकुलरली क्यों ऐसा हुआ है यूपीएससी ही जानता है। आई सेल्फ बिलीव इम्पोर्टेंट है। यू शुड नॉट कम की सोसाइटी बिकॉज उज्जैन में अभी भी इतना ज़्यादा यूपीएससी को नहीं समझा जाता है। मेरा भी क्लियर हुआ तो कुछ लोग मुझसे आके पूछ रहे थे एग्जाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सभी की एडवाइस दे रहे हैं, जो भी एडवाइस दे रहा है, क्योंकि वो नहीं समझते आप किस एम से जाना चाहते हैं सर्विस में। तो दैट इज द प्राइम मिस्टेक कि आप सबकी सुन रहे हैं, वो भी नहीं करना है। चूज आपके रिसोर्सेज, आपके लोग कि हाँ मैं इनकी बातें मानूंगी, लेजिटिमेट, वो वाली चीज़ सुनिए। एंड सेकेंड आई वुड से कि रिसोर्सेज वाली बात मैं बोल ही चुकी हूँ कि प्लीज डोंट रन बिहाइंड एनी मटीरियल विच इज इन द मार्केट। ये बिल्कुल मिथ है। अपने रिसोर्सेज कंफाइन करिए जो भी हैं, मतलब उन्हें चूज करने में 2 महीने लगा लीजिए भली, और अगर भी वो चूज कर लिए हैं 2 महीने में तो अगले 2 साल तक वही फॉलो करना, ये मैं कहूँगी। एंड थर्ड मिस्टेक होती है, मतलब मैंने ऐसे ये बोल सकती हूँ मैं कि वो थोड़ी खुद की जर्नी भी होती है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करा, वो आप लोग मत करना, तो वो तो जब आप लोग अपियर करोगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। बट स्टिल कोई पूछ ही चुका है क्वेश्चन कि एंजाइटी एग्जाम के दौरान वो बहुत गलत चीज़ होती है। वो सच में 100 कैंडिडेट को 60 पे ले आती है। अगर वो कैंडिडेट का पोटेंशियल 100 है तो उसको 60 पे ले आएगी सिर्फ वो एग्जाम एंजाइटी। तो प्लीज उससे मत, मतलब ये सोचिए ना कि 2 साल जिस चीज के लिए मेहनत करी, उन 2 घंटे में उसको क्यों खराब करना है। बाकी रोना धोना नहीं प्रिपेयर कर पाए वो सब उस 2 घंटे के बाद हो जाएगा, और उस 2 घंटे में आप हो और आपका पेपर है जिसमें आपको बेस्ट देना है।